जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गे का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी प्रणाम। आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर साधु उस पर जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा, तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देखकर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताजे समोसे ले लो। लंदनपुर में पीलू चिड़िया
अपनी माँ बबली और अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताज़े समोसे ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। टिल्लू भैया, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे 4 समोसे दे दो। एक और ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। हाँ भैया, मुझको 10 समोसे पैक करके देना। इस तरह से टिल्लू की आवाज़ सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके पूरे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में पीलू चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, आप लंच कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तू समझदारी से समोसे बनाना, तेल बहुत गर्म है। और फिर पीलू चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टिल्लू भोजन करने लगता है। अच्छा पीलू, मैंने लंच कर लिया है, चल अब तू घर जा। लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इनाम दिया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये ले तेरा इनाम। और टिल्लू पीलू को कुछ पैसे देता है। पीलू खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। पीलू की माँ बबली उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। आजा पीलू, खाना खा ले। इस तरह वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन लेके जा रही होती है। तभी उसे सुंदरी मिलती है। अरे पीलू, तेरी माँ कहाँ है? आज तेरे पिताजी जब समोसे तल रहे थे तो गलती से उनके शरीर पर गरम गरम तेल डल गया। कुछ पक्षियों की मदद से वे अब अस्पताल में भर्ती है। तुम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचो। फिर पीलू अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, ये लो मेरा गुल्लक और इसमें से जितने पैसे हैं आप ले लो और मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। घर के पूरे पैसे टिल्लू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। फिर 2 दिनों बाद टिल्लू को होश आता है। बबली अपने पति से पूछती है, ये सब कैसे हो गया जी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आप ध्यान देकर काम नहीं कर रहे थे क्या? पता नहीं बबली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतने सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप बच तो गए। चलिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। लेकिन मैं आराम कैसे करूं बबली? घर का खर्च भी तो चलाना है। मेरे इलाज में कितने पैसे लगे होंगे और मेरी दुकान भी इतने दिनों से बंद थी। पिताजी, मैं अब से समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। पीलू की बात सुनकर, हाँ पीलू, मैं भी तेरी समोसा बनाने में मदद किया करूंगी। और अगले दिन से पीलू और उसकी माँ बबली समोसा बेचने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक पक्षी उनके पास आता है। वो पक्षी उनसे कहता है, अरे मैडम जी, क्या ये टिल्लू जी की समोसे की दुकान है? जी, ये टिल्लू जी की ही समोसे की दुकान है। आप कौन हैं? जी, मैं कड़कनाथ जी के यहाँ से आया हूँ। कल कड़कनाथ जी की बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने 200 समोसों का ऑर्डर दिया है और कहा है कि सिर्फ टिल्लू जी के समोसे की दुकान के यहाँ ही मैं ऑर्डर करूँ। आप चिंता मत कीजिए, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बनाते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं समोसे भिजवा दूंगी। वो पक्षी कड़क सेठ का पता दे देता है और साथ में 20,000 रुपये एडवांस भी दे देता है। पैसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और उसके बाद दोनों माँ बेटी समोसे बनाने में जुट जाती हैं और फिर बहुत कड़ी मेहनत के बाद दोनों 200 समोसे बनाने में कामयाब होती हैं। और फिर पीलू उन समोसों को सेठ के पते पर ले जाकर पहुंचा देती है। कड़क सेठ बचे हुए समोसों के पैसे दे देता है और फिर पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है। और फिर पीलू अपने पिताजी से कहती है, ये लीजिए पिताजी 10,000 रुपये, ये मैंने कड़कनाथ जी के ऑर्डर से कमाए हैं। पैसे देखकर टिल्लू कहता है, पीलू, ये तेरी ही मेहनत का नतीजा है, नहीं तो मेरी हालत तो ऐसी है कि हम लोग बर्बाद ही हो गए होते। कुछ दिनों बाद टिल्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर से समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बनाने में पीलू चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।
बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। ये बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे रे रे रे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ, हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी
तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारे गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।